एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर जिन्हू अब कैसल से वापस आ चुका है और अब वो कह रहा होता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। उनमें से मुझे 2 तो मिल गए हैं, मुझे अब बस एक इंग्रेडिएंट की जरूरत है जो कि है प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डीमन मोनार्क। जिन्हू अब कह रहा होता है कि जब मैं वापस से उस इंग्रेडिएंट को लेने जाऊंगा तब मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होकर आना पड़ेगा। अब भी कैसल में जाकर मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ, पर ऑफिशियली तो मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। इसकी वजह से मैं हाई लेवल की रेड्स को पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मैं ताकतवर भी नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मुझे फेक करना बंद करना होगा। मेरी सच्चाई हमेशा तक छुपी नहीं रह सकती है, इसलिए मैं आज अपनी हंटर रैंक को रीअसेस करवाऊंगा। अगले सीन में हम लोग को अब एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे हंटर्स आए हैं अपनी रैंक को असेस करवाने के लिए, यानी कि वो सभी लोग चेक करवाने के लिए आए हैं कि अवेकन होने के बाद उन लोगों की कितनी रैंक हुई है। इन सभी के बीच में ह्यून भी होता है। वो सोच रहा होता है कि आज हम लोग कैसे तरीके के लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। वो अब कुछ लोगों को देख ही रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर अब जिन्हू पर चली जाती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और अब वो इस चीज के बारे में जल्दी से कॉल करके बेग को बताता है कि जिन्हू यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर बेग भी शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी से वहाँ पर आता हूँ। अगले सीन में हम अब जिन्हू को देखते हैं जो कि अब वेट कर रहा होता है। वहीं पर एक जो हंटर होता है वो काफी नर्वस होता है। वो बंदा अब कह रहा होता है कि मुझे अपनी हंटर रैंक काफी अच्छी चाहिए जिससे कि मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, इससे शायद मेरी एक्स वाइफ और मेरी बेटी वापस आ जाए मेरे पास। तो दूसरा बंदा उससे कहते चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक डी या फिर उससे अच्छी तो जो स्काउट्स है वो तुम्हें डायरेक्टली गिल्ड में ले लेंगे। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक ई रैंक हुई तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर जिन्हू स्माइल करने लगता है और वो सोचता है कि हाँ, जब वो एक ई रैंक का हंटर था तब उसको काफी दिक्कतें हुआ करती थी। इसके बाद जिन्हू को बुलाया जाता है उसकी रैंक को असेस्ट करवाने के लिए। इसके बाद जिन्हू भी अब सामने वाले क्रिस्टल पर हाथ रखता है और अब वो क्रिस्टल ग्लो करता है, पर तभी अचानक से मशीन में एक एरर दिखाई देता है जो देखकर वो चेक करने वाली लड़की कंफ्यूज हो जाती है और अब वो जिन्हू से कहती है कि एक बार फिर से ट्राई करो। तो जिन्हू फिर से ट्राई करता है, पर अब मशीन में फिर से एरर आ जाता है जो देखकर वो लड़की फिर से कंफ्यूज हो जाती है। तभी अब वहाँ पर उस लड़की का चीफ आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लड़की बताती है कि कुछ अजीब हो रहा है, मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ पर ये मशीन एरर बता रही है। तो अब वो चीफ भी ट्राई करता है। इसके बाद अब फिर से एरर आ रहा होता है जो देखकर अब वो काफी हैरान हो जाता है। जो देखकर वो लड़की उसे कहती है कि क्या हुआ। तो वो चीफ कहते हैं कि इस मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये मशीन कह रही है कि ये जिन्हू को असेस नहीं कर सकती है। इसका मतलब जिन्हू के अंदर इतनी मैजिकल पावर है कि वो मशीन भी इसे मेजर नहीं कर पा रही है। इसका मतलब जिन्हू पूरी कंट्री में से 10वां पर्सन है जो कि एस रैंक का है। अगले सीन में हमें चोय को दिखाया जाता है जो कि अब जिनचुल से पूछ रहा होता है कि क्या विंग एंड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चली है। तो जिनचुल कहता है कि अभी एसोसिएशन उन लोगों को चेक कर रही है, रिजल्ट आने में अब भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो सुनकर चोय कहता है कि हाल फिलहाल में तो काफी अजीब चीजें हो रही है, जैसे कि रेड गेट वाला इंसिडेंट। मैंने सुना है कि एक आउटसाइडर जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसने ही डंजन बॉस को हरा दिया। आखिरकार वो है कौन। तो जिनचुल कहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ा सा लेट पहुंचा था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। जो सुनकर चोय थोड़ा सा उदास हो जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि लॉबी में कुछ हो रहा है। तो जिनचुल भी कहते हैं हाँ, शायद से कोई हंटर अवेकन हुआ होगा, वही इतना ज्यादा फेमस हो रहा होगा, मैं जाकर उसे चेक करता हूँ। जो सुनकर चोय कहते हैं कि मैं भी चलता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। इसके बाद वो लोग यहाँ पर आ रही होती है। अगले सीन में हम लोग को बाकी के हंटर्स को दिखाया जाता है जिन्हें भी अब पता चल जाता है कि जिन्हू एक एस रैंक का हंटर है। वो सभी लोग भी ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर वो जो चीफ होता है वो जिन्हू से कह रहा होता है कि अभी हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है तुम्हें रीअसेस करने के, 3 दिन बाद इक्विपमेंट्स आ जाएंगे तो प्लीज तब आ जाना चेक करवाने के लिए। तो जिन्हू भी कहता है ठीक है। दूसरी तरफ ये सब कुछ ह्यून भी देख रहा था। वो कहता है कि मैनेजर आहान बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे इनके बारे में उन्हें जल्दी बताना होगा। इसके बाद अब चीफ जिन्हू से कह रहा होता है कि जब तुम्हारी रैंक रीअसेस्ड हो जाएगी तब तुम्हारा लाइसेंस भी अपडेट कर दिया जाएगा। तभी अचानक से जिन्हू को एक पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। इसके बाद वो साइड में देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो चोय आ चुका है जो कि हंटर्स गिल्ड का हेड है। उसे देखकर जिन्हू अब सोचता है कि तो वही पर्सन है जो कि फायर मैजिक का गॉड कहा जाता है, जिसे इसे लोग अल्टीमेट वेपन भी बुलाते हैं। वहीं पर चोय भी अब जिन्हू को देख लेता है और कहता है कि अब समझ आए कि आखिर आप पे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। वो भी अब जिन्हू की पावर को फील कर पा रहा होता है। इसके बाद वो जिन्हू को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उसे कहते हैं कि क्या तुमने कोई गिल्ड को ज्वाइन करने का डिसाइड किया, अगर तुम फ्री हो तो मुझसे बात करना चाहोगे। वहीं जिन्हू उसे इग्नोर करके कहता है कि मैं बिजी हूँ, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर चोय और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिन्हू ने उससे बात करने से मना कर दिया। चोय अब जिनचुल से पूछता है कि मैंने जिन्हू को अपना इंट्रोडक्शन तो दिया था, जिस पर वो कहते हैं हाँ तुमने इंट्रोडक्शन तो दिया था पर फिर भी उसने तुम्हें मना कर दिया। वहीं जिनचुल भी थोड़ा सा शौक होता है। वो मन में कह रहा होता है कि जिन्हू तो इसका मतलब है कि ये सच है। वो लोग अब ये देखकर भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि जिन्हू अब यहाँ से बिल्कुल गायब भी हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब बेग पहुंच जाता है, पर अब वो थोड़ा सा लेट हो चुका है। उसे देखकर चोय अब शौक हो जाता है, पर वो समझ जाता है कि बेग यहाँ पर क्यों आया है। चोय भी अब समझ जाता है कि उसके सामने जो बंदा था वो जिन्हू था और ये वही बंदा होगा जिसने रेड गेट को भी क्लियर किया था। इसके बाद बेग भी अब चोय को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं पर चोय तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जो देखकर बेग भी समझ जाता
है कि चोई को अब जिन्वो के बारे में पता चल गया है, ये तो दिक्कत हो गई है। अगले सीन में हम लोग अब जिन्वो को देखते हैं जो कि अपने मॉम के पास होता है और अब वो सोच रहा होता है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मेरी मॉम कभी भी उठ जाएगी, पर अब वो कहता है कि मॉम थोड़ा सा और वेट कर लो। इसके बाद अब जिन्वो जैसे बाहर आता है वो देखता है कि वहाँ पर जिनचुल खड़ा था। वो अब कहता है कि लगता है कि इतने समय से मेरी आंख धोखा खा रही थी। सर्वेलेंस टीम का काम होता है हंटर्स पर नजर रखना और जो लॉ को ब्रेक करे उन्हें पनिश करना। जिस पर जिन्वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे ऊपर फिर सर्वेलेंस करने आए हो। तो जिनचुल अब कहते हैं कि जो सर्वेलेंस टीम है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि हंटर्स रिलेटेड इंसिडेंट को हैंडल करते हैं, पर जब एस रैंक से डील किया जाता है तब हम भी पावरलेस होते हैं। तुमसे मिलने के लिए कोई और आया है। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि जिन्वो से मिलने के लिए गो आए हैं। गो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है। उसे तो देखकर जिन्वो भी हैरान हो जाता है। अगले सीन में वो सभी लोग अब एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर गो अब जिन्वो से कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन कि तुम्हारी रैंक एस है। अब क्योंकि तुम्हारी रैंक इतने ज्यादा है हम तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। वो अब कहते हैं कि हमारी रीच इतनी ज्यादा है फिर भी एसोसिएशन के पास ज्यादा स्किल हंटर्स नहीं है, इसलिए हम लोग बड़े गिल्ड के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं जैसे कि पेमेंट वगैरह या फिर फेम वगैरह। जो जिनचुल है वो भी हमारे टॉप लेवल हंटर्स में से एक है और वो खुद ए रैंक का है। चलो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो, मैं तुम्हें एसोसिएशन में एक अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ। ये सुनकर जिन्वो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो गो बताता है कि नेशन के सबसे ग्रेटेस्ट एडवोकेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि वो हंटर्स है जो कि लोगों को मैजिकल बीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, जिनके कोर 5 सबसे बड़ी गिल्ड हैं। पर अगर तुम इनमें से किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। जो हंटर एसोसिएशन है वो नेशन के लिए थोड़ा सा अलग काम करती है, वो एक छठी पावर की तरह है। जो सुनकर जिन्वो कहते हैं तो फिर इसलिए तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो। तो गो कहते हैं हाँ, इस जॉब के लिए तुम्हारे पास ताकत तो है। इन सब के बारे में तुम्हारी क्या सोच है। ये सुनकर जिन्वो भी अब सोचता है कि एक काफी अच्छा ऑफर है। ये मुझे जो जॉब दे रहे हैं, अगर मैंने ये जॉब ली तो जो मेरा करियर ट्रैक है वो एकदम गारंटी हो जाएगा। मुझे लगता है कि गो से बड़ी किसी की रीच है भी, और ऊपर से वो खुद एक कमाल के हंटर है। वो पहले एस रैंक के पर्सन थे जो कि इस कंट्री के अंदर अवेकन हुए थे। उनकी मैजिक पावर काफी ज्यादा ग्रेट है। रिटायर होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इनकी बॉडी देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 80 साल से भी ज्यादा की हो चुकी है। अगर मैंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। जिन्वो अब थोड़ा सोचता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा ऑफर मना करता हूँ। ये सुनकर गो शॉक हो जाता है और अब वो सोचता है कि शायद से जिन्वो को पैसे चाहिए। तभी जिन्वो से कहता है कि मुझे सिर्फ मैजिकल बीस्ट से लड़ना है, मेरी जगह डंजन के अंदर है। ये सुनकर गो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब वो जिन्वो की आंखों में देखकर कहते हैं कि मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि जिन्वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। गो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों में मैंने कभी भी ऐसी सेंसेशन फील नहीं करी। वो कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ 10 साल यंगर होता तो मैं शायद से जिन्वो के संग मिलकर लड़ सकता। वही जिन्वो अब कहते हैं कि मेरी बहन घर पे अकेली है, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। तो गो भी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद अब जिन्वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब गो कह रहे होते हैं कि मैं तो कमाल का पर्सन था कि एक एस रैंक की हीला भी मुझे मना नहीं कर पाते थे। तो अब जिनचुल से कहते हैं कि आज के मेरे सभी काम को कैंसिल कर दो, मैं आज इसी फीलिंग को एंजॉय करना चाहता हूँ। वो अब उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलना चाहोगे। तो वो भी कहते हैं ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। जिस पर गो कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो सोचते हैं कि क्या जिन्वो भी ड्रिंक करना पसंद करता होगा। जैसे तब जिन्वो भी अब जाता जाता सोच रहा होता है कि जो एसोसिएशन है वो ज्यादातर डी या फिर ई रैंक के डंजन को हैंडल करती है, पर मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना है जिससे कि मैं मॉम को हील कर सकूं। मैं समय वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग को दोंगसू को दिखाया जाता है जिसकी अब काफी ज्यादा बुरी हालत है और अब वो हॉस्पिटल में गिरा हुआ होता है। इसके बाद अब जैसे उसे होश आता है वो देखता है कि उसके पास तो डिप्यूटी चीफ आया है उसे बात करने के लिए। वह उसे कहता है कि क्या हुआंग संग सही में एक मैजिकल बीस्ट है। जिस पर दोंगसू अब कहते हैं कि क्या देखकर तुम्हें वो इंसान लगता भी है, मेरे लिए तो वो एकदम बीस्ट की तरह था। जिस पर अब चीफ कहते हैं ठीक है, अभी तुम फोकस करो अपनी रिकवरी पर। ऐसा बोलने के बाद वो चीफ वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो ये भी कहते हैं कि डिस्चार्ज होने से पहले एक बार कमांड सेंटर में आ जाना। तभी दोंगसू कहता है कि हुआंग संग कहाँ पर है। तो चीफ कहते हैं कि कमांड सेंटर अभी उसे ढूंढ रही है, पर मुझे लगता है कि वो लोग उसे वापस से लेकर आ पाएंगे क्योंकि उसने तुम्हें जो हरा दिया है, इसका मतलब वो काफी पावरफुल है। ऐसा बोलने के बाद अब चीफ वहाँ से चला जाता है। वहीं पर दोंगसू भी अब काफी गुस्से में आ जाता है। वो याद करते हैं कि किस तरीके से हुआंग संग ने दोंगसू की बुरी हालत कर दी थी और ये कहा था कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहना अपनी भलाई के लिए, अगर तुम नहीं रहोगे तो मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। ये याद करके अब दोंगसू सोचता है कि मेरे लिए कितनी ह्यूमिलेटिंग हार थी। वो मुझे धमकी देकर गया है ना, मुझे पता है कि वो कहाँ पर गया है, मुझे बस अपने गियर्स को लेना है, मुझे सिर्फ आर्टिफैक्ट्स की जरूरत है उसे कुचलने के लिए। इसके बाद अब अगले सीन में जिन्वो हम लोग को समझा रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। बताता है कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो मैन मेड रेलिक्स होते हैं। हंटर्स की दुनिया में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो हाई लेवल गियर्स होते हैं जिन्हें
तो काफी कमाल के क्राफ्टमैन भी नहीं बना सकते हैं। अगर तुम्हें आर्टिफैक्ट चाहिए तो वो तुम्हें ऑनलाइन ऑक्शंस पे मिल सकते हैं। जिनवू भी अब कुछ आर्टिफैक्ट्स को देख रहा होता है और वो कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही महंगे हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी गेट्स काफी ज्यादा कमाल के हो जिससे कि मैं डीमन कैसल को पूरा खत्म कर सकूं, पर यहाँ तो कुछ काम का मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद अब जिनवू देखता है कि उसके पास एक स्पीयर ऑफ एवरिस है जिसको वो ट्रांसफर कर सकता है और साथ में वो उसे बेच भी सकता है। जिनवू अब ये भी देखता है कि जो ज्यादातर बेस्ट गियर है सर्कुलेशन ऑफर में वो 20 से 30% परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, पर जिनवू के पास जो स्पीयर है वो मैजिकल डैमेज को डबल कर सकता है। इसका मतलब है कि वो उसे हाई रेट पर बेच सकता है। पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग ये सोचने लग जाएंगे कि आखिरकार ऐसे कमाल का स्पीयर एक ई रैंक के पास क्या कर रहा है। लोग जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा स्पीयर आया कहां से। पर अगर रिकॉर्ड्स में लिखा होगा कि मैं एक ए रैंक के गेट में गया हूं तो मैं उसे बहाने के तौर पर यूज कर सकता हूं, पर मैं एक ए रैंक की रेड को ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। तभी जिनवू को एक माइनिंग टीम मिलती है जो कि एक्चुअली में रिक्रूट कर रही होती है, वो भी ए रैंक के गेट के लिए। और इस जॉब को कोई भी रैंक का पर्सन ले सकता है, बस वो फिजिकली फिट होना चाहिए। अगले सीन में हम लोग वापस से गो को देखते हैं जो कि अब जिनवू का 4 साल पहले का डाटा देख रहे होते हैं। जिनवू की पहले वाली फोटो को देखकर वो कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह दिख रहा है। वो अब कहने लगते हैं कि काफी ज्यादा कमाल की बात है कि इतने समय से जिनवू ने इतने समय से हैंडल कर रखा था इतने सारे रेट्स को। तो जिनचुल कहते हैं हाँ, वो अपनी मदर की जो कि एटर्नल स्लीप में है उनकी ट्रीटमेंट की पेमेंट कर रहा था और साथ में अपनी सिस्टर की ट्यूशन की भी। ये सुनकर गो कहते हैं कि आजकल के यंग लोगों में ऐसी डिवोशन नहीं होती है। इसके बाद जिनचुल कहता है कि रिपोर्ट्स में जिनवू ने हंटर्स गिल्ड रेड टीम को भी ज्वाइन किया है, जिस पर गो कहते हैं कि इतना कुछ बोलने के बाद भी जिनवू एक बोनस के चारे में फंस गया। तो जिनचुल कहता है कि रिपोर्ट्स की माने तो वो उनकी माइनिंग टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सुनकर गो फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जिनवू तो सही में काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनवू अब उसी माइनिंग वाली जॉब पर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी रैंक ई बताता है, जहाँ जिनवू का जो बॉस होता है वो उसे कहता है कि यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं तो तुम रिलैक्स करो और हार्डवर्क करना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जिनवू अब सोचता है कि जो हाई लेवल के डंजन्स होते हैं ज्यादातर उनकी डिमांड ज्यादा डिग्री वाले स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कि जो स्ट्राइक टीम होती है वो मैजिकल बीस्ट से लड़ती है और फिर जो माइनिंग टीम होती है वो जाकर डंजन के माने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करती है और जो कलेक्शन टीम होती है वो बीस्ट के डेड बॉडीज को कलेक्ट करती है। अगले सीन में हम लोग को अब डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोय अपनी टीम के साथ रेडी होता है। वो सभी लोगों को अब पीछे हटने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपनी फायर पावर यूज करके एक ही बारे में जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी लोगों को एक ही बारे में खत्म कर देता है। उन सभी के ऊपर हमला करने के बाद वो सभी शील्ड वाले लोगों को कहते हैं सामने आओ। इसके बाद अब वो लोग भी सामने आकर आगे की तरफ शील्ड लगा लेते हैं, जिसके बाद अब चोय का जो हमला होता है वो वापिस से पीछे आ जाता है, पर वो सभी शील्ड अब उन लोगों को बचा लेती है। चोय अब कहने लगता है कि मैंने डेड बॉडीज को ज्यादा नहीं जलाने की कोशिश करी है। इसके बाद अब वो लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। वो अब चाहे से कह रहा होता है कि तुम्हारी जो नोज है वो काफी सेंसिटिव है, इसलिए कोशिश करना कि तुम स्मेल कम करो। तो चाहे भी अब अपनी नाक को ढक रही होती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अपना काम करके बाहर आ जाते हैं। वो देखकर जिनवू भी कहते हैं कि इन लोगों ने डंजन बॉस के अलावा बाकी सभी मॉन्स्टर्स को इतनी जल्दी हरा दिया। वो अब चोय को देखकर कह रहा होता है कि मैं कल उसे देखकर सेंस तो कर पा रहा था कि वो ताकतवर है, पर गेट से तो सभी लोग बिना चोट खाए बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि चोय तो सही में पावरफुल है। इसके बाद अब जिनवू को वहां से बाहर आती हुई चाहे भी दिखाई देती है। उसे देखकर वो कहता है कि ये तो चाहे है जो कि हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर है और वो इस कंट्री की 9th S रैंक की हंटर है। ये काफी कमाल की है, इसका ऑरा कुछ ज्यादा ही अलग है। ऐसा काफी कम लोगों का होता है। तभी चाहे भी अब जिनवू को नोटिस कर लेती है और अब वो साइड में देखती है, पर जिनवू तो वहां से जा चुका था। चाहे भी अब कहने लगती है कि मुझे लगा कि अभी भी मैंने चेयरमैन गो को नोटिस करा, शायद से मैं बस इमेजिन कर रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चीख मार के वहां से चली जाती है। वहीं जिनवू थोड़ा साइड में हट गया था। वो भी अब देखता है कि चाहे ने उसे नोटिस कर लिया था। ये देखकर वो कहता है कि जितना मैंने सोचा था चाहे तो उससे भी ज्यादा शार्प निकली। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू की टीम यानी कि माइनिंग टीम और कलेक्शन टीम अब अंदर चली जाती है गेट के अंदर अपना काम करने के लिए। वहाँ सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिनवू अब सामने की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ से तो एक काफी पावरफुल सिग्नल आ रहा है। लगता है कि इस डंजन का बॉस सामने है। डीमन बॉस के अंदर जो वल्कन और मेटिस था, देखकर पता लग रहा है कि इससे भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। जिनवू अब एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं इस बॉस से लड़ना चाहूंगा। पर तभी जिनवू सुनता है कि कुछ लोग अब उसकी रैंक का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देखकर जिनवू भी सोचता है कि मैं जहाँ भी चले जाऊँ ई रैंक को वैसे ही ट्रीट किया जाता है। ऐसा बोलने के बाद जिनवू आगे चल रहा होता है, तभी एक बंदे से वो टक्कर खा जाता है। जो देखकर वो बंदा भी गुस्से में आ जाता है और कहता है जरा देखकर चलो। जो सुनकर जिनवू उसे गुस्से में देखता है। जो देखकर वो बंदा भी डर जाता है और जिनवू को जगह दे देता है। इसके बाद जिनवू वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर वो बंदा शौक होकर कहता है कि क्या ये बंदा सही में ई रैंक का है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू अब अपनी मसल सभी को दिखाता हुआ वहाँ पर माइनिंग कर रहा होता है। जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या ये सही में ई रैंक का है, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग को अब ब्रेक लेने का समय आ जाता है। सभी लोग अपना
ब्रेक ले रहे होते हैं, पर जिनवू अभी भी काम कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं थोड़ा और काम करूंगा, तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं। वहीं पर सभी लोग अब चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद जिनवू अपनी कुल्हाड़ी को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ब्रेक 1 घंटे का होता है, मैं जाकर उस मॉन्स्टर से लड़कर आता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अब बॉस के चेंबर के पास पहुंच जाता है और अब उसे फील हो जाता है कि इसके अंदर जो भी बॉस है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। जिनवू कहता है कि मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मुझे इस बॉस को नहीं हराना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो गेट क्लोज हो जाएगा, जिससे कि हंटर गिल्ड का नुकसान हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अब बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब जाने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर चाहे आ जाती है, जो कि उसे देखकर कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं जिनवू उसे देखकर शॉक हो जाता है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।